पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में, मुलाकात करवाते हैं आपकी कामयाब किसान से और इसके अलावा जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। सबसे पहले कार्यक्रम में बात होती है विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। जलवायु परिवर्तन आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो हैं किसान। ऐसे में सही समय है कि हमारे किसान जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाना शुरू कर दें या फिर उसके लिए अपने आप को तैयार करें। कैसे करें जलवायु स्मार्ट कृषि, आइए डालते हैं नजर। खेती और मौसम का बहुत गहरा रिश्ता है। फसलें बारिश, तापमान और नमी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन बदलती जलवायु ने मौसम के पैटर्न को बदल कर रख दिया है। कभी तापमान ज्यादा तो कभी कड़ाके की ठंड, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश। ये जलवायु परिवर्तन के कुछ बड़े दुष्प्रभाव हैं। ICAR का मानना है कि तापमान बढ़ने से पानी की समस्या और कम होती बारिश की वजह से कई इलाकों में गेहूं, धान और दूसरी फसलों की उपज पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मिट्टी और मवेशियों पर भी बुरा असर डाल रहा है। इससे बारिश की अवधि में कमी आ रही है और वर्षा सिंचित इलाकों में उत्पादकता गिर रही है। इसीलिए खेती के तौर तरीकों में कुछ बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे बदलाव जिनसे हमारी खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बन सके। इसी को जलवायु स्मार्ट खेती यानी CSA का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस तरह की खेती के 3 उद्देश्य बताए हैं। 1. कृषि उत्पादकता और आमदनी में लगातार बढ़ोतरी। 2. जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन का निर्माण। और 3. जहां संभव हो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या उसे पूरी तरह खत्म करना। खाद्य और कृषि संगठन ने साल 2022 से 2031 के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें 4 अच्छी बातें शामिल की गई हैं। ये अच्छी बातें हैं बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और सभी के लिए बेहतर जीवन। जलवायु स्मार्ट कृषि इसी फ्रेमवर्क का समर्थन करती है। CSA कृषि पद्धतियों का कोई निश्चित सेट नहीं है जिसे सभी जगह एक समान से लागू किया जा सके, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर वहाँ की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जा सकता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई और ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। CSA में तकनीक का खासा महत्व है, इसीलिए ग्राम स्तर पर मौसम केंद्र और कस्टम हायरिंग केंद्र खोले गए हैं, ताकि किसानों को मौसम के बारे में शिक्षित किया जा सके और मशीनों के जरिए वो खेती के काम समय पर पूरा कर सकें। इसके अलावा ऐसी उन्नत किस्में बोई गई जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकें। स्थान विशेष के लिए पोषक प्रबंधन के जरिए सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा किया गया और शून्य जुताई को अपनाया गया। झारखंड के गुमला जिले में एक नदी किनारे रेत से भरे बोरों से चेक डैम बनाया गया, जिससे आसपास के कुओं में पानी के स्तर में सुधार हो और किसान रबी की फसल को बचाने में कामयाब रहे।
इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी मैनेज ने चावल की गहन खेती, पॉली हाउस और महिलाओं में मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। इसने आकस्मिक फसल योजनाओं पर जोर दिया है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो सूखा, बाढ़, लू, शीतलहर, बेमौसम तेज बारिश, ओले, कीट और बीमारी लगने पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो जाना आपने कि कैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से हमारे किसान निपट सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अशोक कुमार से, जिन्होंने मशरूम की खेती को अपनाया। जी हाँ, मशरूम की बात करें तो इसकी बाजार में मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए इसमें काफी सुविधा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमि की जरूरत नहीं होती है। अच्छा प्रशिक्षण लेकर कोई भी मशरूम की खेती कर सकता है और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं हमारे आज के सफल किसान की कहानी के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में बसा है टीकरी कला, जहां अशोक कुमार का जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में जन्म होने के कारण शुरुआत से ही इनकी रुचि खेती में थी। यही वजह थी कि इन्होंने बीएससी कृषि की पढ़ाई करने के बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पशुधन उत्पादन और प्रबंधन में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की। तालीम हासिल करने के बाद अशोक कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र के पशु विज्ञान विभाग में विस्तार विशेषज्ञ के रूप में काम करने लगे। कार्य करते करते उन्हें यह एहसास हुआ कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अशोक कुमार ने नौकरी के साथ साथ मशरूम की खेती करनी भी शुरू कर दी। वे और उनकी पत्नी मिलकर इस काम को करने लगे। मशरूम की खेती कर प्राप्त उत्पाद को वे मंडी में बेचते थे। अशोक कुमार जानते थे उनके द्वारा की जा रही मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। समय बीता, अशोक कुमार ने एक प्रयोगशाला बनाने का निर्णय लिया। वे चाहते थे उनके प्रयोगशाला में ऐसे उत्पाद बने जिससे किसानों को बड़ी राहत देने के साथ साथ उनकी पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिल सके। इन्होंने अपनी बचत किए पैसे और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया। समय के साथ ये प्रयोगशाला भारत की नंबर 1 प्रयोगशाला के रूप में जानी जाने लगी। पहले ही साल में इन्होंने मशरूम स्पॉन की प्रति 300 ग्राम बोतल के हिसाब से 17,000 बोतलें तैयार की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इनकी कड़ी मेहनत और लगन ने सफलता के मार्ग खोल दिए। आज देश के कितने ही किसान मशरूम उत्पादन बटन स्पॉन के लिए इनकी प्रयोगशाला से जुड़े हैं। अशोक कुमार की प्रयोगशाला तमाम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इस प्रयोगशाला में कृषि एवं उच्च शिक्षा प्राप्त और मशरूम विशेषज्ञों की विशाल टीम 24 घंटे कार्यरत रहती है और अशोक कुमार स्वयं इस टीम का नेतृत्व करते हैं। मशरूम स्पॉन के सर्वोत्तम प्रजातियां यहाँ तैयार की जाती हैं और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए मशरूम उत्पादकों को मुहैया कराई जाती हैं। यही कारण है कि पूरे देश में इनके प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित स्पॉन सबसे अच्छी मानी जाती है। लोग अशोक कुमार को मशरूम मैन के नाम से भी जानते हैं।
मशरूम कल्चर के साथ साथ अशोक कुमार के प्रयोगशाला में केचुआ खाद भी बनाया जाता है, ताकि खेतों में रसायन की जगह केचुआ खाद का इस्तेमाल किया जाए और रसायनों से होने वाले हानियों से बचाव हो सके। पढ़े लिखे होने के कारण अशोक कुमार भलीभांति जानते हैं कि खेतों में वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से अनेक लाभ हैं। इसके इस्तेमाल से पैदावार तो बढ़ती है, साथ ही बढ़ती है किसानों की आमदनी। वे अपने साथ साथ किसानों के भले के लिए उन्हें खेतों में केचुआ खाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। निरंतर आय प्राप्ति के उद्देश्य से अशोक कुमार ने अपने इस प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर का भी काम किया है। आज इस प्रयोगशाला में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग और सलाह से देश के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु कल्चर तैयार किए जाते हैं, जिससे जुड़कर अनेक युवा किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार को उनके इस सराहनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हमने मशरूम की खेती के बारे में आपको जानकारी दी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी हाँ, एक ये ऐसी योजना है जिससे हमारे किसानों को ये जानकारी मिल पाती है कि उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, ताकि उसी के अनुसार ही पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। इससे उनकी लागत में भी कमी आती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। फार्मिंग इंडिया में अब आपको बताते हैं ई-नैम के बारे में। आज का युग डिजिटल युग है, ऐसे में हमारे किसान और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। अब किसानों के सामने ऐसी सुविधा है कि अपने घर बैठे ही एक क्लिक से अपनी उपज को बेच सकते हैं और ये संभव हो पाया है ई-नैम के चलते। तो आइए विस्तार से जानते हैं ई-नैम के बारे में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है।
यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अंत में आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में आज फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।